हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि है 6 जनवरी 2022 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमानेंट विंड्स इज करेक्ट? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये साल भर लगातार एक खास दिशा में चलती रहती हैं, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है इनका जिसमें ये बहती है, ये वाली जो पवनें होती हैं परमानेंट विंड्स। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर बात करें परमानेंट विंड्स की तो ये हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और पूर्वी पवनें जो हैं ये स्थायी पवनें हैं, जिस डायरेक्शन में बहती हैं उसमें ही बहती रहती हैं साल भर। और इसको मैं और भी चीज़ें बता देती हूँ। इसमें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवा की जो गति बहती है, हवा की जो गति होती है उसको पवन कहते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह से हवा धीरे भी चलती है और तेज भी चलती है। तो पवन जो है उसको कहीं कहीं आपको ये हवा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पवन लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पवन को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये है एक तो स्थायी पवनें, जो कि मैं बता चुकी हूँ, परमानेंट विंड्स इनको कहते हैं। मौसमी पवनें, मौसमी पवनें होती हैं कि ये जो है अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती हैं। जिस तरह से परमानेंट विंड्स होती हैं एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं, उस तरह से मौसमी नहीं होती हैं। मौसमी मौसम के अकॉर्डिंग जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। जैसे कि भारत में मानसून पवनें जो होती हैं, जब मानसून आता है तो ये अरब सागर की तरफ से ये एंटर करती हैं, और फिर जब मानसून की वापसी होती है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से निकल जाती हैं। तो मतलब इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। स्थानीय पवनें, स्थानीय यानी कि आप इंग्लिश में इसको देखकर समझ सकते हैं लोकल विंड्स। तो लोकल यानी कि जो लोकल एरिया में किसी एक पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र में बहती हैं, ये छोटा सा क्षेत्र होगा, ये दिन या रात या फिर वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती है ये। तो इसका एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, वो है लू, जो कि मई जून के महीने में चलती हैं। आपने देखी होंगी भारत में, तो मई जून के महीने में जो लू चलती हैं उसको ही हम कह सकते हैं लोकल विंड्स। उसका एक और उदाहरण है स्थल एवं समुद्री समीर, लैंड और सी ब्रीज जो होती है वो भी स्थानीय पवनों का ही एग्जाम्पल है। इसको देखो, मैं आपको इससे बता देती हूँ एक तरह से ग्लोब पर किस तरह से ये पवनें बहती हैं। देखो अभी हमने जो परमानेंट विंड्स देखी थी वो 3 तरह की थी। 3 तरह की, एक तो ट्रेड विंड्स है। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेटर के पास में ये यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, तो लो प्रेशर की तरफ ये विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनका डायरेक्शन है ये इस तरह से बहती हैं, लो प्रेशर की तरफ ये बहती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो हवा की जो गति है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ पर देखो आप लो प्रेशर जो जिधर भी आपको दिखेगा वहीं उधर की तरफ ही इनका डायरेक्शन है, जो लो प्रेशर की तरफ इनका डायरेक्शन है। तो ट्रेड विंड्स ये नॉर्थ की तरफ भी आपको मिलेंगी और ये साउथ की तरफ भी मिलेंगी इसमें। उसके बाद वेस्टर्लीज की बात करें, पश्चिमी जो पवनें हैं, पछुआ कहते हैं इनको, पछुआ पवनें, तो वेस्टर्लीज इस तरफ बहती हैं क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन रही है। तो ये लो प्रेशर की तरफ ही मतलब ये बहेगी, ये वाली पवनें जब भी बहेंगी परमानेंट विंड्स ही क्यों, अब विंड्स जो है वो चलती है किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। अब जिधर भी आप देखें लो प्रेशर की जो बेल्ट है उधर ही इनका डायरेक्शन है। ऐसे ही अब ये ईस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज भी इनको कहते हैं, ये भी इधर लो प्रेशर बेल्ट है तो इधर इनका डायरेक्शन है। तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं किस तरह से इनका बना हुआ है, और इसी तरह से ये वर्ष भर चलती रहती है, इनका डायरेक्शन यही रहता है और जगह भी यही रहती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है और इसमें आपको सही पहचानना है। सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड सी आर ट्रू। यहाँ पर ए को देखें तो यहाँ पर दिया है कि सतह पर प्राप्त सूर्य तप उष्ण कटिबंधीय से ध्रुवों तक भिन्न होता है। सतह यानी जो हमें जो सूर्य का तप मिलता है, सूर्य का ताप जो मिलता है हमें, इंसोलेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये उष्ण कटिबंध यानी कि जो इक्वेटर वाला जो एरिया रहता है, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, वहाँ से पोल्स की तरफ जब जाएंगे, पृथ्वी है मान लो ये, और ये जो हमारा एरिया है इक्वेटर के आसपास वाला, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंध से यहाँ ये हमारे पोल्स किधर है,
नॉर्थ और साउथ पोल्स ये हो गए। तो अब जब आप इधर को चलेंगे तब भी और इधर चलेंगे तब भी ये इसका जो सूर्य तप होगा वो भिन्न होगा, मतलब अलग अलग सूर्य तप आपको मिलेगा। ध्रुवों की तरफ थोड़ा कम मिलता है और जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप मिलता है। सी है, समुद्र के तापमान में भिन्नता भूमि की तुलना में कम होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से भूमि जो है ये ठंडी या गर्म जल्दी हो जाती है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, जो ज़मीन है वो तो जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है। सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो गर्म हो जाएगी, सूर्य की किरणें हट जाएंगी तो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है ना, पानी गर्म या फिर ठंडा होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो इसी वजह से जो समुद्र के आसपास का जो तापमान रहता है या फिर समुद्र का तापमान जो रहता है वो बहुत जल्दी नहीं बदलता, जिसकी वजह से जो उसका वेरिएशन जो रहता है, उसमें बदलाव जो रहता है तापमान में, कम या ज़्यादा जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है भूमि की तुलना में। अब बी जो है, बी है यहाँ पर दिया है कि शहरों की भीड़भाड़ वाली ऊंची इमारतों में ठंडी हवा फंस जाती है और शहरों का तापमान कम हो जाता है। देखो आपने जहाँ भी देखा है शहरों का तापमान आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा रहता है क्योंकि भीड़भाड़ वाला एरिया रहता है, और गाँव का जो टेम्परेचर है वो रहता है कम क्योंकि वहाँ पर खेत और खलियान भी होते हैं, हवा मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी रहते हैं और इतनी बिल्डिंग्स नहीं रहती, भीड़भाड़ नहीं रहती, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है गाँव विलेजेस का वो कम रहता है। शहरों का ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ना कि कम। तो ये इसी वजह से यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेजिटेशन के टाइप्स दिए हैं और दूसरी तरफ स्पेशीज दी हैं प्लांट्स की। तो जो वेजिटेशन है उसमें कौन सी स्पेशीज प्लांट की पाई जाती है वो आपको मतलब कौन सा जो मैच है वो सही है, हमें मतलब सही मिलाना है इसमें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, ए को हम दूसरे से मिलाएंगे। तो ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये है खैर, ये हिंदी में थोड़ा गलत लिख गया है, खैर जो है इस तरह से लिखते हैं। ये जो प्लांट की जो है प्रजाति है खैर, जो कि कांटेदार झाड़ियों का एक प्रकार है। और अगर हम बी की बात करें तो बी को मिलाएंगे हम तीसरे से। बी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका एक टाइप है क्या, इबोनी। फिर सी को मिला देंगे हम फोर्थ से, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो है नीम। तो आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो एरिया है वो डिसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, यानी पतझड़ वन मिलेंगे। पर्णपाती भी इनको कहते हैं। पतझड़ वन जो कि वर्ष के एक टाइम पर अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं पेड़। आपने देखा होगा बिल्कुल, आपको जो उनकी टहनियाँ हैं वो दिखाई देंगी, पत्ते बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो नीम भी एक ऐसा ही पेड़ है, अगर आपके पास होगा तो आपने देखा होगा एक टाइम पर उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। अब डी जो है वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव का टाइप है कौन सा, सुंदरी वन। तो इसके बारे में भी आप जानते होंगे। मैंग्रोव वन होते हैं जो कि दलदली इलाकों में होते हैं, और सुंदरी जो है कि इसकी खास प्रजाति है प्लांट की। यहाँ पर फोर्थ को हम पहले से मिलाएंगे तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ओनली ए एंड सी आर ट्रू। ए जो है देखो यहाँ पर दिया है कि ताजे पानी की उपलब्धता के कारण नदी घाटियाँ सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पानी की उपलब्धता होगी, ताजे पानी की, स्वच्छ पानी की, वहाँ पर ज़्यादा आबादी मिलेगी, क्योंकि पानी हमारी एक बेसिक नीड है। तो जो नदी के आसपास वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये उत्तर भारत में आप देखें तो गंगा के आसपास का क्षेत्र जो है आपको ज़्यादा आबादी वाला मिलेगा। सिंधु नदी जो है उसके आसपास वाला ज़्यादा मिलेगा पॉपुलेशन वाला, तो ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर सही और कौन सा था हमारा, सी जो है इसमें दिया है कि लोग समतल मैदानों और कोमल ढलानों में रहना पसंद करते हैं। बात बिल्कुल सही है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी रहती है, खेती हो पाती है ईजिली, जो कि हमारी बेसिक नीड है। खेती के थ्रू हमारा जो है भोजन मिलता है हमें। तो कई सारे रीज़न हैं। घर भी बनाए जा सकते हैं, जो प्लेन जगह जो होती है उस पर घर भी ईजिली बनाए जा सकते हैं। तो कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं। और बी और डी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि लोग पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो ये बात गलत है। लोग पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पर असुविधा सी रहती है, आने जाने की दिक्कतें होती हैं। दूसरा
खेती के लिए भी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ हैं ढलान वाले होते हैं और वहाँ पर जो है कल्टीवेशन जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा सीढ़ीनुमा खेती होती है पहाड़ों पर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग चरम जलवायु में रहना पसंद करते हैं, ये भी गलत है। चरम का मतलब है एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ पर होगा, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ेगी या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ऐसी जगह पर रहना कोई पसंद नहीं करता, तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन? तो टैगोर जी ने कुछ आइडियाज़ दिए थे, अपने विचार दिए थे एजुकेशन के बारे में। उसमें से सही कथन हमें पहचानना है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी सही है। तो यहाँ पर ए जो है प्राकृतिक वातावरण में रचनात्मक शिक्षा की इन्होंने बात करी थी। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव लर्निंग, कुछ क्रिएट करना। और बी जो है वो है कला, संगीत और नृत्य पर जोर। इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है उसका ये पार्ट होने चाहिए आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। तो इससे क्या होगा, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा। और जो इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ हम ऐड करते हैं अगर एजुकेशन में, तो एजुकेशन जो है अच्छे से दी जा सकती है। एक तरह से लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है इनके थ्रू। इनके बारे में और देख लेते हैं टैगोर की शिक्षा के विचार, ताकि आपके अगर और ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए सेलेक्ट करने में। यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई थी। अब शिक्षा के लिए कुछ विचार दिए थे। 2 तो पॉइंट हमने देख लिए हैं, प्राकृतिक वातावरण, रचनात्मक शिक्षा और कला, संगीत और नृत्य पर इन्होंने जोर दिया। फिर कहा इन्होंने कि शिक्षा में आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, जो होता है वो होता है कि किस तरह से आप अपने गुस्से पर, अपने डर पर या फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल कर पाएँ, उनको आप कंट्रोल में रख पाएँ, ना कि वो आपको कंट्रोल करें, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। ऐसा ना हो आप ज़्यादा गुस्से वाले हों या फिर आप ज़्यादा डरते हों किसी चीज़ से। आपको एक संतुलित होना चाहिए, संतुलित आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य भी होना चाहिए इसमें शिक्षा में। बाकी इन्होंने कहा रचनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, मतलब वो खुद को अभिव्यक्त कर पाएँ। अगर आप रचनात्मक क्षमताएं उनके अंदर डालना चाहते हैं, तो क्रिएटिव अगर आप उनको बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और धार्मिक विकास सहित मानव शक्ति के अभिन्न विकास का समर्थन किया। मतलब कि देखो, बच्चे को सिर्फ हम ऐसा नहीं है सिर्फ ज्ञान ही पढ़ाएंगे उनको हर तरह से हमें काबिल बनाना है, उनको फिजिकली मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंटेलेक्चुअल भी होने चाहिए, मॉरल प्रिंसिपल्स भी उनके अंदर होने चाहिए, रिलीजियस डेवलपमेंट भी उनका होना चाहिए। उन्होंने उस वातावरण के साथ सामंजस्य का समर्थन किया जिसमें वह रहता है और अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाता है। सामंजस्य बिठाना होता है जैसे कि किसी भी एनवायरनमेंट में रहता है उसके साथ तालमेल बिठा पाए। ऐसा ना हो कि जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अपोजिट वो चीज़ें करे। तो जैसे कि सभ्य समाज में अगर वो रहता है तो कुछ असभ्य चीज़ें करे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज में गलत मानी जाती हैं, तो उनको ना करे वो, और एक तरह से वातावरण के साथ जो है तालमेल बैठा सके। बच्चों को किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि रट्टा लगाओ किताबों से, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज एक तरह से ज़्यादा उस पर जोर देना चाहिए उनको। और शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना और आजीविका के लिए कमाना है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए वो और आजीविका के लिए तैयार करे। आजीविका के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, लाइवलीहुड भी कमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ गया पॉपुलेशन पिरामिड से। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, और इसको अगर आपने एक बार समझ लिया है पॉपुलेशन पिरामिड को, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर इसके बारे में स्टेटमेंट्स आपको सही पहचाननी है, सही स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। ऑप्शन सेकंड, बी एंड सी आर करेक्ट। बी में दिया है कि वृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर परिलक्षित होती है, तो बात बिल्कुल सही है। पिरामिड अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से बनता है, वैसे कुछ इस तरह का आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह का पिरामिड इसी तरह से बनता है लगभग। तो यहाँ पर
वृद्ध जो जनसंख्या होगी, वृद्ध जनसंख्या जो होती है एक तरह से डिपेंडेंट होती है, दूसरों पर आश्रित होती है, क्योंकि कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं और कुछ लोग मतलब उस टाइम पर कमाने लायक नहीं रह जाते हैं, आजीविका कमाने लायक नहीं रहते हैं, तो वो जो यंग पीपल हैं उन पर आश्रित हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी शीर्ष पर, और कुछ लोग कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए जो वृद्ध जनसंख्या है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए वृद्ध जनसंख्या जो है टॉप पर आती है, ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि हम नीचे से जो है कम एज ग्रुप लेकर के चलते हैं। इस तरह से नीचे कम एज ग्रुप होगा, और नीचे का जो पिरामिड होगा ये हमेशा चौड़ा रहता है, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर चौड़ा ही देखने को मिलता है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि जन्म और मृत्यु दर कितनी है। अभी मैं आपको पिरामिड के थ्रू भी समझा दूंगी। फिर है यहाँ पर एक व्यापक आधार जो तेजी से शीर्ष की ओर संकुचित होता है, जन्म और मृत्यु दोनों की उच्च दर को इंगित करता है। अ ब्रॉड बेस दैट रैपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप इंडिकेट्स हाई रेट्स ऑफ बोथ बर्थ एंड डेथ। मान लो कोई पिरामिड बहुत तेजी से जो है, मतलब मान लो नीचे तो वो काफ़ी चौड़ा है और ऊपर वो बहुत ज़्यादा ये हो गया है नैरो, तो इसका मतलब क्या है कि जो जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची है। देखो जन्म तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है, तो ये इस चीज़ को बताता है, ये बात सही है। अब देखो पहला क्यों नहीं सही है ये बता देती हूँ। जनसंख्या पिरामिड के मध्य में जनसंख्या का संकेंद्रण उच्च निर्भरता अनुपात को दर्शाता है, यानी कि इन्होंने बात करी है जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना, अगर बीच से मान लो ये यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से बिल्कुल बीच से यहाँ से चौड़ा है अगर, और कम है बाकी जगह से, बीच में से अगर चौड़ा है, तो ये क्या दिखाता है, हाई डिपेंडेंसी रेशो को दिखाता है ये। अब देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि हाई डिपेंडेंसी रेशो किस चीज़ का होता है। डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया था, जो जनसंख्या आश्रित होती है दूसरों पर, उसमें एक तो बच्चे शामिल होते हैं और दूसरे वृद्ध शामिल होते हैं। लेकिन वृद्ध तो हमारे ऊपर आ जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, और बच्चे जो है हमारे नीचे वाली जगह पर आते हैं, तो यहाँ पर यंग जनरेशन आती है। तो इसीलिए ये डिपेंडेंसी रेशो नहीं होगा इसका, क्योंकि डिपेंडेंस जो जनसंख्या होती है वो होती है वृद्ध या फिर बच्चे। तो इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख लो पिरामिड कुछ इस तरह से होता है, और ध्यान रखनी है कहाँ पर कौन सी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने आपको भी बताया था जो एज ग्रुप है वही कुछ इस तरह से यहाँ पर शो करता है। ये एज ग्रुप आप देख रहे हैं 0 से 4 वर्ष, और ये एक तरह से ग्रुप बना होता है 10 से 14 वर्ष, 20 से 24 वर्ष। ऐसा नहीं है कि एक एक साल हम यहाँ पर दिखाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से एज ग्रुप बना देते हैं, इस तरह से 40 से 44 तक का एज ग्रुप यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ 50 से 54 का बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर दर्शाया हुआ है इसकी जनसंख्या कितनी है, इस एज ग्रुप की जनसंख्या कितनी है, ये आप सामने देख पा रहे हैं। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे 2 कलर में क्यों है, तो यहाँ पर दोनों दिखाए गए हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। जो जनसंख्या है मेल और फीमेल में वो बटी होती है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल की संख्या आप देख पा रहे हैं। कहीं पर आपको फीमेल की संख्या कम भी दिखेगी, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना है, ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से पिरामिड बनता है। और जो मैंने वो चीज़ बताई थी कि बीच में से चौड़ा, अगर मान लो यहाँ की ये हम चौड़ा बना देंगे, तो ये यहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा है, मतलब अगर ये यहाँ से बीच से चौड़ा होगा, क्योंकि यंग जनरेशन तो यहीं पर आएगी ना। ये देखो 40 से लेकर के यहाँ पर 20 साल तक की जो जनरेशन है वो ज़्यादा संख्या में हो जाएगी फिर। तो मतलब इसका जो मतलब है ना, हम पिरामिड के हिसाब से निकालते हैं। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से पिरामिड खुद बना करके देखो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए पिरामिड बना करके जब आप आंसर देंगे तो बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे आंसर। पिरामिड से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तैयार रहें उसके लिए। खेतों के प्रकारों के लिए इन कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो खेती के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यहाँ पर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, और देख लेते हैं सही ऑप्शन। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, बी एंड सी आर ट्रू। बी और सी जो है यहाँ पर हम बात करें तो ये दिया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये स्थानांतरित खेती कहलाती है, एक प्रकार की आदिम निर्वाह खेती है। और जो सी है वो है स्थानांतरित खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है, लोग जो है इसको क्या करते हैं, खेती करते हैं, उस जगह को जला देते हैं, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। और ये जो फार्मिंग है, देखो आदिम निर्वाह खेती इसको क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की ना जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए खेती की जाती है। मतलब एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर ही खेती की जाती है, ऐसा नहीं कोई बड़े लेवल पर की जाती है ये। तो इसीलिए इसको निर्वाह खेती कहा जाता है, आदिम निर्वाह खेती। निर्वाह मतलब जो निर्वाह करे उनके जीवन का वैसी खेती। तो बी और सी सही है यहाँ पर, और यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। और जो मिश्रित खेती होती है ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि बड़े स्तर पर ही की जाती है। इसी वजह से इसमें क्या किया जाता है, अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए 1964 में किस देश ने नागरिक अधिकार अधिनियम शुरू किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो यहाँ पर देखो नस्लीय भेदभाव था, नस्लीय इसको हम कह सकते हैं रेस डिस्क्रिमिनेशन। रेस कहते हैं प्रजाति को। जैसे प्रजाति क्या है, जैसे आप कहीं भी पैदा हुए, अब जैसे हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम इंडियन हैं, तो हमको इंडियन कहा जाएगा। अगर हम कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे तो हमसे अगर कोई किसी इंडियन की वजह से भेदभाव करता है, जैसे हम अमेरिका में चले जाएं, अमेरिका में इंडियंस को थोड़ा कहा जाता है, मतलब ज़्यादा, क्योंकि हमारा गेहुआ रंग होता है, ज़्यादातर कॉमन जो रंग है यहाँ पर गेहुआ रंग होता है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे। पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था इंडियंस के साथ भी। वैसे ही वहाँ पर क्या है कि जो अफ्रीका से कुछ गुलाम जो है वो अमेरिका आए थे, तो अमेरिका जो गुलाम आए थे, अब वो रहेंगे तो अफ्रीकन ही, उनकी चमड़ी का रंग कैसा है, काला है। तो और जो अमेरिका के लोग हैं वो बिल्कुल गोरे हैं। तो वहाँ से जो लोग लाए गए थे, अब वो आगे उनकी प्रजाति तो आगे बढ़ती रहेगी, जो अफ्रीकी लोग हैं, तो उन लोगों के साथ क्या है, भेदभाव होता है जो अमेरिकी लोग करते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ऊंची और नीची जाति के साथ, ऊंची जात वाले जो नीची जाति के साथ भेदभाव जो करते हैं, उसी तरह का भेदभाव ये नस्लीय भेदभाव भी होता है, जो कि अमेरिका में पहले होता था, अब भी होता है वैसे तो, लेकिन प्रतिबंधित जब कर देते हैं तो थोड़ा सा उस पर क्या है, एक तरह से रोक लग जाती है, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन जो है शुरू हुआ था इसी चीज़ के लिए कि जो नस्लीय भेदभाव है वो ख़त्म हो। तो समान अधिकारों के लिए और नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे, देखो ये अफ्रीकी लोग जो अमेरिका में बस गए तो अफ्रीकी अमेरिकी कहलाते हैं। तो 1950 के दशक में ये इन्होंने शुरू किया था, और इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए फिर ये एक्ट पारित हुआ 1964 का, नागरिक अधिकार अधिनियम। उसके थ्रू इनको कुछ अधिकार मिले। तो अधिकार क्या मिले, तो यहाँ पर अधिकार ये मिला कि नस्ल यानी कि जो रेस है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म या फिर राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय मूल कैसे, जैसे मैंने आपको बताया हम इंडियंस हैं, हम वहाँ पर चले जाएं तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्रीय मूल, वो किस राष्ट्र से आए हैं, किस राष्ट्र से उनका जन्म हुआ है। जैसे अफ्रीकी लोग हैं, क्योंकि उनको वो अफ्रीका से जन्म हुआ है उनका, यानी उनका राष्ट्रीय मूल क्या हुआ, अफ्रीका हो गया। तो इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये निषिद्ध कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, उन्हें अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना होगा। पहले इनके स्कूल जो है वो अलग बनाए जाते थे, फिर जो है ये भेदभाव खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि ये असर्शन और रीज़न दिया है। तो यहाँ पर हमें सही स्टेटमेंट पहचानना है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो दोनों ही सही है यहाँ पर, और एक्सप्लेनेशन जो दी है वो भी बिल्कुल सही दी है। समुद्री क्षेत्र के पास का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से काफ़ी अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। जो पर्वतीय रीजन है वहाँ पर आपको देखो जो टेम्परेचर है, जो जलवायु है वहाँ की डिफरेंट मिलेगी। पर्वतीय इलाके में आप ऊंचाई पर चले जाओ तो टेम्परेचर कम होगा, ठंड बढ़ जाएगी। वैसे ही समुद्र के आसपास का जो जीवन है, समुद्र के आसपास की जलवायु एक जैसी रहती है। मैंने आपको बताया था समुद्र का जो पानी है वो दिन में तो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है, और रात में क्या है वो धीमे धीमे ठंडा होता रहता है। वो मतलब एकदम से ठंडा नहीं होता। अब जैसे जैसे वो ठंडा होता है इतने ही फिर सुबह हो जाती है, फिर सूर्य की रोशनी पड़ती है, फिर गर्म हो जाता है। तो वो क्या है, वो टाइम ज़्यादा लेता है ठंडा या गर्म होने में पानी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर समुद्र के आसपास का वो बिल्कुल एक जैसा बना रहता है, मध्यम बना रहता है। तो इसी वजह से पर्वतीय क्षेत्र का जीवन अलग हो जाता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पे आपको ज़्यादातर ठंड मिलेगी। तो लोग, रीज़न क्या दिया है इसका, कि लोग अपने जीवन को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनाते हैं। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन दी है एक्चुअली।
तो अब क्योंकि देखो समुद्र के आसपास के लोग जो है मध्यम जलवायु उनके मिलती है, ठंड तो है नहीं, ना ही गर्मी है ज़्यादा, तो वो उसके अकॉर्डिंग लाइफ जिएंगे अपनी, उनको गर्म कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं है समुद्र के आसपास वाले लोगों को। और जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए उनको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो और वैसे ही खाना भी होगा, खाना जो है वो उस हिसाब से खाएंगे जो उनकी बॉडी को गर्म रख सके, जो माउंटेन रीजन के पीपल हैं। और समुद्री क्षेत्र के लोग जो उनकी बॉडी को सूट करेगा वो उसके अकॉर्डिंग खाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है करते हैं, अपना जीवन जो है उनका उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाता है जैसी जलवायु वहाँ पर मिलती है। तो जोग्राफिकल कंडीशंस एक्चुअली जैसी मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी लाइफ को ढाल लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से है ये, पंचायती राज संस्थाओं को जन भागीदारी के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो है आपकी पंचायतों की एक तरह से ये सीक्वेंस दिया है, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका यहाँ पर आपको सीक्वेंस लगाना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3BAC। तो आपको पता ही है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पंचायत के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर जो हैं उसमें सबसे निचले लेवल पर जो है वो ग्राम पंचायत होती है, और उसके बाद का जो लेवल है वो पंचायत समिति यानी ब्लॉक पंचायत होती है, और सबसे ऊपर का जो लेवल है वो है जिला परिषद यानी कि जिला पंचायत होती है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ, कुछ इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा सा। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ये एक लोकल लेवल पर जो है पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, और ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पिरामिड हम इसका बना लेते हैं, और ये लोकल लेवल है। तो गवर्नमेंट का जो पहला लेवल है वो हो गया ये, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं पंचायत हम बना देते हैं। और इसमें भी फिर 3 स्तर होते हैं जिनको हम अभी देख रहे हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, तो यानी कि ग्राम सभा को उसको जवाब देना पड़ता है ग्राम पंचायत को अपने काम के लिए, और ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। क्योंकि ग्राम सभा के लोग चुनते हैं तो गांव के जो सभी लोग होते हैं 18 साल से ऊपर के उनको ही ग्राम सभा कहते हैं, और ग्राम सभा के लोग इनको चुनते हैं, तो इसलिए इनको जवाब भी ग्राम सभा को ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत हमने देख लिया। ग्राम पंचायत के अलावा ये 2 स्तर और हैं जो कि हमने भी उसमें देखा था अपने स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पर ब्लॉक पंचायत जो है इसको विकासखंड भी हम कह सकते हैं, और इसको जनपद पंचायत भी हम कह सकते हैं, पंचायत समिति भी कह सकते हैं, ये वाला नाम था वहाँ पर। तो आपको इनके कई नाम हैं, इनको ध्यान रखना है। और देखो जनपद पंचायत से सब समझते हैं कि जिला पंचायत होगी, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में, जनपद पंचायत मतलब ब्लॉक पंचायत। और पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी ग्राम पंचायतें होती हैं काफ़ी सारी। उसके ऊपर का लेवल जो है ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक पंचायत के ऊपर फिर जिला पंचायत होती है, तीसरा स्तर। तो पंचायत समिति यानी ब्लॉक पंचायत के ऊपर ये होती है जिला पंचायत, और इसे जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है, यही नाम हमारा क्वेश्चन में दिया था। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछा जाए कभी तो कौन निर्णय लेता है, तो जिला पंचायत। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंग्लिश में भी। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।